नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक माँ ऐसी भी। आज रसोई घर में स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे और पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था, जिसके कारण कमरे में बैठी हुई राधा जी की भूख और भी तेज हो गई। लेकिन उन्हें मालूम था कि बहू से आस लगाना व्यर्थ है। उनके भाग्य में केवल झूठे बर्तनों का ढेर ही आएगा। लेकिन मैं मन ही मन सोचने लगी कि आज न तो कोई त्योहार है और न ही कोई मेहमान आने वाला है। फिर उन्हें याद आया कि यह सारे स्वादिष्ट पकवान किसी त्योहार या मेहमान के लिए नहीं, बल्कि बहू उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाली है। आज उनकी बहू ने फिर से कोई ना कोई नया पकवान बनाया है और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगी। थोड़ी देर में तन्वी पकवान बनाकर जा चुकी थी और अपने बच्चों के साथ उन पकवानों का लुफ्त उठा रही थी। जब राधा जी रसोई घर में गई तो बर्तनों का अंबार लगा हुआ था और वीडियो बनाने के चक्कर में बहू ने रसोई घर का सारा सामान फैला दिया था। सब साफ सफाई की जिम्मेदारी अब राधा जी की थी। जो कि राधा जी को बहुत तेज भूख लग रही थी। राधा जी ने सबसे पहले अपने और अपने पति के लिए 4 रोटियां सेकी। सब्जी का पतीला तो खाली पड़ा था। राधा जी मायूस होकर मन ही मन सोच रही थी कि यह कोई बहू का नया काम नहीं है, यह तो उसे रोज ही झेलना पड़ता है। अपने मन को समझाते हुए उन्होंने फ्रिज में निगाह दौड़ाई। देखा तो पिछली रात की बची हुई दाल फ्रिज में रखी हुई थी। उन्होंने उससे ही काम चला लिया। उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। पेट की भूख को शांत करने के बाद राधा जी किसी काम वाली बाई की तरह साफ सफाई में जुट गई। रसोई का काम निपटाने के बाद जब राधा जी अपने कमरे में आई तो देखा उनके पति किशोरी लाल जी सो चुके थे। राधा जी ने किशोरी लाल जी को जगाते हुए कहा, अरे आप बिना दवाई खाए ही सो गए। किशोरी लाल जी ने राधा जी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। दरअसल किशोरी लाल जी खाना खाकर गहरी नींद में सोए हुए थे, इसलिए राधा जी ने दोबारा उनसे कुछ कहना उचित नहीं समझा और खुद भी जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। दरअसल 1 वर्ष पहले ही किशोरी लाल जी को लकवा की बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया था, जिसके कारण किशोरी लाल जी दूसरे पर आश्रित हो गए थे। तब से वह चलने फिरने से भी लाचार हो गए थे, कुछ बोल भी नहीं पाते थे। यहाँ तक कि नित्य कर्म के लिए भी वह अपनी पत्नी राधा जी पर ही आश्रित थे। दिन भर वह अपनी व्हील चेयर पर बैठे रहते और रात के समय राधा जी की मदद से बिस्तर पर लेट जाते। सारा दिन यह सब काम करते करते राधा जी की हालत बुरी हो जाती थी। लेकिन बेटा बहू को उनसे कोई सरोकार ही नहीं था। वे तो बस अपनी दुनिया में ही मस्त थे। परंतु अगले दिन सुबह सुबह ही किशोरी लाल जी के कराहने की आवाज आने लगी तो राधा जी ने उनकी ओर देखा। किशोरी लाल जी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से कराह रहे थे और फिर अचानक ही उन्हें उल्टी आ गई। उनकी हालत ज्यादा खराब देखकर जैसे ही राधा जी अपने बेटे के पास जाने लगी, उसी समय उनका बेटा तैयार होकर उनके पास आया और बोला, माँ, आज बच्चों की परीक्षा का परिणाम है, इसलिए हम बच्चों के स्कूल जा रहे हैं। फिर राधा जी बोली, बेटा देख तो तेरे पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। सुबह से 2 बार उल्टी कर चुके हैं और पेट दर्द से बहुत कराह रहे हैं। इससे पहले कि उनका बेटा कुछ बोलता, बहू तन्वी तपाक से बोली, इस उम्र में भी जीभ के स्वाद पर लगाम नहीं रखेंगे तो ऐसा ही होगा। अरे दिन में 4 बार तो चाय पीते हैं, अब एसिडिटी नहीं होगी तो और क्या होगा। बहू की इस बात पर राधा जी हैरान रह गई और सोचने लगी कि जब खाने में ताज़ी सब्जियां ना मिले और बासी दाल खानी पड़े तो तबीयत तो बिगड़ेगी ही ना। लेकिन बहू के सामने यह सब बातें बोलने की उनमें हिम्मत नहीं थी। तभी उनका बेटा बोला, अरे माँ, 1-2 बार उल्टी हो भी गई तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे बाबूजी। वैसे भी इन सब बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ऐसा कहकर माधव अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चलता बना। लेकिन राधा जी अपने पति को ऐसी हालत में नहीं देख पा रही थी। राधा जी बड़ी परेशान हालत में थी। बटुआ खोलकर देखा तो उसमें 50-60 रुपए ही पड़े थे। वे जल्दी से घर से बाहर निकली और पास ही की केमिस्ट की दुकान से उनके लिए उल्टी की दवाई ले आई।
अब किशोरी लाल जी की तबीयत थोड़ी संभल गई, लेकिन बार बार उल्टियां होने के कारण किशोरी लाल जी के सभी जोड़ी कपड़े गंदे हो गए थे। इतनी ठंड में हाथ से कपड़े धोने का सोचकर ही राधा जी को कपकपी छूटने लगी। बाहर धूप भी नहीं थी, मशीन से कपड़े धोना और सुखाना आसान हो जाएगा, यह सोचकर उन्होंने मशीन में कपड़े धोने डाल दिए। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही उनकी बहू घर वापस आई तो उन्हें अपनी मशीन में कपड़े धोते देखकर आग बबूला हो गई। गुस्से में तमतमाती हुई अपनी सास से कहने लगी, आपकी यह मजाल की मेरी मशीन में आपने बाबूजी के गंदे बदबूदार कपड़े धोने के लिए डाल दिए। ऐसा कहते हुए उसने तुरंत मशीन का स्विच बिजली बोर्ड से खींचकर निकाल दिया। उसके बाद सारे कपड़े एक के बाद एक निकाल कर राधा जी की ओर पटक दिए और कड़कती आवाज में बोली, आइंदा मेरे मायके से आई इस मशीन को हाथ भी लगाया तो आपने सोच भी कैसे लिया, मुझसे पूछे बगैर आपने इसे हाथ कैसे लगाया। आपने अगर आगे से इसे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने कभी अपने जीवन में इतनी महंगी मशीन देखी भी है? बहू के व्यवहार पर राधा जी को हैरानी हो रही थी। वह एक मूर्ति की तरह अपनी बहू को देखती जा रही थी और बहू तन्वी जो उसके जी में आ रहा था बकती जा रही थी। लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात उनके लिए यह थी कि उनके बेटे के सामने उनकी बहू उनके साथ इतनी बदतमीजी कर रही थी और वह केवल एक मुख दर्शक बनकर खड़ा हुआ था। इतना अपमान झेल कर उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। फिर किसी तरह राधा जी ने खुद को संभाला और हड्डियां गला देने वाली सर्दी में ठंडे पानी से कपड़े धोने लगी। कपड़े भी इतने थे कि धोते धोते उनकी कमर अकड़ गई। कारण उनकी बढ़ती उम्र और मौसम की मार ने उनका हाल बेहाल कर दिया। फिर भी जैसे तैसे यह काम निपटा कर वह अपने कमरे में चली गई। ज्यादा सर्दी होने के कारण उनके हाथ पांव भी अकड़ गए थे और वे बदहवास होकर बिस्तर पर लेट गई। पर उनकी बहू तन्वी से इतना भी न बन पड़ा कि वह एक कप चाय बनाकर अपनी सास को ही पिला दे। राधा जी इतनी ज्यादा थक गई थी कि नींद आते पता ही न चला। राधा जी की कमर अकड़ने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। एक और तो दिन भर लगातार काम करते करते राधा जी का शरीर कमजोर होता जा रहा था। उनके हाथ पैरों में भी पहले वाली जान न रही थी। तो दूसरी ओर तन्वी हमेशा नए नए पकवान बनाकर बर्तनों का अंबार लगाकर रख देती थी। इतना काम करने के बावजूद भी तन्वी हर बात पर उन्हें जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। नींद खुली तो राधा जी की नजर घड़ी की ओर गई तो देखा 11 बज रहे थे। उसी समय उन्हें ख्याल आया कि अभी तक उन्होंने और उनके पति ने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। कमजोरी के कारण किशोरी लाल जी वापस सो चुके थे। राधा जी यह सोचकर कि उठकर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लेती हूँ। अभी राधा जी यह सोच ही रही थी कि उसी समय एक कड़कती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी। राधा जी ने सुना कि यह आवाज तो उनकी बहू की है। अच्छा, आप यहाँ आराम फरमा रही हैं और वहाँ पूरी रसोई के बर्तन सिंक में पड़े हैं, उन्हें कौन साफ करेगा? यहाँ आपके पति ने 2-4 नौकर नहीं लगा रखे जो आगे पीछे काम करते फिरें, या काम से बचने के लिए कोई नया बहाना ढूंढ रही हैं आप? पर मेरे आगे आपकी यह सब पैतरेबाजी नहीं चलेगी। चलिए जल्दी जल्दी उठिए और हाथ चलाइए, बहुत काम बाकी है। लेकिन बहू, अभी तक तो हमने नाश्ता भी नहीं किया। मुझे तेरे बाबूजी के लिए खिचड़ी बनानी है, उसके बाद मैं बर्तन साफ कर दूंगी। अरे यह कौन सा समय है नाश्ता बनाने का? अब मेरा वीडियो बनाने का समय है। जल्दी उठो और जितना कहा है उतना ही करो। आप सुन रही है ना मैंने क्या कहा? ऐसा कहकर तन्वी पैर पटकती हुई चली गई। बेचारी राधा जी मरती क्या न करती। आखिर अपने कमर दर्द को भूलकर जल्दी से बर्तन धोने लगी। आज उनके मन की पीड़ा असहनीय हो चुकी थी। उनके हृदय में तूफानों की आंधी चलने लगी। सोचने लगी, आज बहू ने सारे गंदे कपड़े उठाकर मुझ पर दे मारे, और वह भी मेरे अपने बेटे के सामने। यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? सोचते सोचते राधा जी अपने अतीत के गलियारों में गोते खाने लगी।
अपने मायके में मैं 4 भाइयों की लाडली बहन हुआ करती थी। कभी दुख की आंच भी मेरे नजदीक न आने पाती थी। मेरे घर वालों ने मेरा पालन पोषण राजकुमारियों की तरह किया था। मेरे पिता और मेरे भाइयों ने मिलकर मेरा विवाह कितने धूमधाम से रचाया था। उन्होंने मेरी किसी भी इच्छा को अधूरा नहीं रखा। शादी के बाद ससुराल में पैसे की कमी होने के बावजूद भी मैंने एक बहू, एक पत्नी और एक माँ का फर्ज कितने अच्छे तरीके से निभाया था। मैंने जीवन में क्या खोया और क्या पाया, यह सोचने के लिए मेरे पास समय ही नहीं था। दिन भर सास ससुर की सेवा करती, कभी कुछ कह भी देते तो पलटकर जवाब नहीं देती थी। उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का पूरा ध्यान रखती। पर पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में भगवान ने क्या लिख रखा था। विवाह के 5 वर्षों के बाद भी मेरी गोद सूनी थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से कहाँ कहाँ इलाज नहीं करवाया था मैंने। उसके बाद कहीं जाकर माधव का जन्म हुआ था। कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था मैंने अपने बेटे को। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए अपने गहने तक भी बेच दिए थे मैंने। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद माधव नौकरी नहीं करना चाहता था। एक दिन उसने हम पति पत्नी के सामने नौकरी ना करने की वजह बिजनेस करने की इच्छा जताई, जिसके लिए उसे लाखों रुपए की ज़रूरत थी। और उसके एक बार के कहने पर ही उसके पिताजी ने अपनी ज़मीन बेचकर उसके बिजनेस के लिए भी पैसे जुटा दिए। जब उसका काम चलने लगा तो ऐसा लगा कि सारे बलिदान सफल हो गए। फिर बड़े अरमानों से उसकी शादी करके अपनी बहू को इस घर में ले आई थी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था ना। बेटा बहू हमारा कितना ख्याल रखते थे। माधव हर काम अपने बाबूजी से पूछकर किया करता था और बहू कभी कोई कड़वी बात अपने मुंह से नहीं निकालती थी। लेकिन 1 वर्ष पहले अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण माधव के पिताजी लकवाग्रस्त हो गए। फिर तो अचानक से सब कुछ बदल गया। बेटा बहू के तो हमारे प्रति भाव ही बदल गए। माधव को तो अपने बीमार पिता की दवाइयों पर पैसे खर्च करना भी फिजूल लगता था, जिस कारण उसका ढंग से इलाज भी न हो पाया। हमें क्या पता था कि जिस बेटे पर हम अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, वही बेटा हमें यह दिन दिखाएगा कि एक ही घर में रहते हुए भी खैर खबर तक नहीं लेगा और बस पत्नी की गुलामी में लगा रहेगा। आज तो बहू ने मेरे साथ इतनी नीच हरकत कर दी कि अब तो ऐसा लगता है कि काश यह धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। जब अपना खून ही हमारी पीड़ा को नहीं समझता तो बहू तो फिर भी पराए घर से आई है। मेरे भाई फोन करके मेरा हालचाल पूछते रहते तो उनसे भी अपने दिल का दर्द छिपा जाती थी। और बताऊं भी क्या कि मेरा अपना खून ही मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है। इसमें बदनामी तो अपनी ही है। अगर मैं अकेली होती तो कब की अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी होती। पर यह सोचकर कि मेरे जाने के बाद मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा, हमेशा खुद को रोक लेती हूँ। खुद को धीरज धराते स्वयं से ही बातें करते हुए राधा जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उधर किशोरी लाल जी भी कर तो कुछ नहीं सकते थे, लेकिन अपनी लाचारी और अपनी पत्नी की हालत पर आंखों से आंसू बहते रहते थे। आज का नाश्ता भी बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर शाम को नसीब हो पाया उन दोनों को। अगली सुबह जब राधा जी उठी और सहारा देकर किशोरी लाल जी को उठाने लगी तो देखा उनका शरीर गर्म पड़ा था और माथा भट्टे की तरह तप रहा था। वे बेसुध हुए बिस्तर पर पड़े थे। उनकी हालत देखकर राधा जी परेशान हो गई। जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों के साथ तैयार होकर कुछ बैग लेकर अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। उन्हें देख राधा जी हैरान हो गई। बेटा कहीं जा रहे हो क्या? राधा जी ने पूछा तो माधव ने कहा, हाँ माँ, बच्चों की परीक्षा के बाद आजकल उनकी छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए हम 4-5 दिनों के लिए मसूरी घूमने जा रहे हैं। उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए तभी राधा जी ने कहा, लेकिन बेटा तुम्हारे पिताजी की हालत तो ठीक ही नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बहुत तेज बुखार है। फिर माधव ने कहा, माँ आप समझती क्यों नहीं, इस उम्र में यह सब तो चलता ही रहता है।
हमारी टिकट बुक हो चुकी है और आप लोगों के कारण हम अपना घूमने का प्लान तो कैंसिल नहीं कर सकते ना। तभी गेट पर खड़ी तन्वी की आवाज़ आई, अरे अब जल्दी कीजिए, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। इन लोगों का तो यूं ही लगा रहेगा, हाँ हाँ बस अभी आया। ऐसा कहते हुए माधव बैग उठाकर चलता बना। राधा जी स्तब्ध सी दरवाजे की ओर देखती रह गई, जबकि बेटा बहू वहां से जा चुके थे। नाश्ता बनाने के लिए राधा जी घर में गई तो देखा कि न तो रसोई घर में आटा पड़ा था और न ही कोई दाल और न ही फ्रिज में कोई सब्जी रखी थी, और कुछ खरीदने के लिए राधा जी के पास पैसे भी नहीं थे। जब से किशोरी लाल जी बीमार हुए थे तब से राधा जी पैसों से भी लाचार हो चुकी थी, क्योंकि उनका बेटा कभी उनके हाथ में एक पैसा भी नहीं देता था। अपने बच्चों के व्यवहार और अपनी किस्मत पर राधा जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन खाने का इंतजाम तो करना ही था। तो कुछ सोचकर किराने की दुकान पर चली गई और दुकानदार को थोड़ा सा राशन का सामान उधार देने को कहा। तो दुकानदार ने साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन खाली हाथ घर वापस भी नहीं लौट सकती थी। तभी उनके दिमाग में कुछ ख्याल आया और फिर खुद से ही बोल उठी, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी नौबत भी आएगी, लेकिन हालात को देखते हुए और कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था। उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी पड़ोसन के घर का दरवाज़ा खटखटाया और पड़ोसन से बोली, अरे गोमती बहन, 500 रुपये उधार मिलेंगे क्या? वो क्या है ना, मेरा बेटा बहू तो बाहर घूमने गए हैं। वो मुझे पैसा तो देकर गए थे, लेकिन बुढ़ापे का दिमाग है ना, याद ही नहीं रहा कि कहाँ रख दिए। जब बेटा बहू आएंगे तो उसी समय आपको लौटा दूंगी। कोई बात नहीं राधा बहन, लौटाने की जल्दी मत करना, जब सहूलियत हो तब लौटा देना। ऐसा कहते हुए गोमती जी ने उन्हें 500 रुपये पकड़ा दिए। तब कहीं जाकर वह खाना पकाने के लिए कुछ राशन का सामान जुटा पाई और किशोरी लाल जी के लिए बुखार की दवाई भी खरीद कर ले आई। घर पहुंचकर जल्दी जल्दी से खाना बनाया और बीमार पति को खिलाया, लेकिन जब स्वयं भोजन करने बैठी तो पहला निवाला मुंह में लेते ही जोर जोर से रोने लगी। वो बेटों द्वारा कही गई बातें उन्हें तीर की भांति चुभ रही थी। आज उनके सब्र का बांध टूट चुका था। फिर राधा जी को याद आया कि उनके भाई ने कितनी बार उन्हें कहा है कि एक बार हमारे साथ गुड़गांव चलो, हम वहाँ किशोरी लाल जी का किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवा देंगे। लेकिन बेटे ने हर बार यह कहकर मना कर दिया कि बड़ा शहर है और बड़े शहर के बड़े अस्पतालों में खर्चा भी बड़ा अच्छा खासा होता है। पूरी तरह परेशान होकर राधा जी एकाएक खुद से ही बोल उठी, आज तक तो मैं इस कारण चुप रही कि अगर किसी से हालचाल बांटूंगी तो अपना ही बेटा बदनाम होगा, लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका था। दिन भर काम वाली बाई की तरह झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। इतना त्याग करने के बाद भी इस घर में माँ बाप की कोई कद्र नहीं है। हमारी उपस्थिति या अनुपस्थिति से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब बहुत हो चुका। कर ली बेटे ने अपनी मनमानी और बहुत नचा लिया बहू ने मुझे अपनी उंगलियों पर। सोचते हुए राधा जी अचानक अपने आंसू पोंछकर उठ खड़ी हुई और अपने बड़े भाई राघव को फोन लगा दिया। फोन पर अपने पति किशोरी लाल जी की हालत के बारे में बताया तो भाई ने कहा, दीदी मैं तो तुम्हें कब से कह रहा था कि जीजा जी को गुड़गांव ले आओ, मैं यहीं पर उनका इलाज करवा दूंगा, पर तुमने मेरी बातों का कभी भी ढंग से जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, तुम आज ही हमारे साथ गुड़गांव चलोगी। आप दोनों को हम अपनी गाड़ी में ही बिठाकर ले चलेंगे। यहाँ मेरी पहचान का एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, जीजा जी का इलाज यहीं से करवाएंगे, किसी तरह की कोई तकलीफ भी नहीं होगी। भाई से बात करने के बाद राधा जी अपनी और अपने पति के कपड़ों का बैग तैयार करने लगी और साथ में उन्होंने अपने घर के कागजात भी रख लिए। शाम हुई तो दरवाजे पर घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर राधा जी ने अपने आंसू पोंछे और जाकर दरवाजा खोला तो उनके दोनों बड़े भाई उनके सामने खड़े थे।
इतने समय के बाद किसी अपने को सामने देखकर राधा जी बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद सारी पैकिंग करके अपने पति के साथ भाई की गाड़ी में बैठी तो उनके हृदय में अपने घर को देखकर एक हुक सी उठी, क्योंकि जिस दिन से राधा जी इस घर में बहू बनकर आई थी, उस दिन से लेकर आज तक वह कभी ऐसे सामान के साथ अपने मायके नहीं गई थी। ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते हुए कभी ऐसी नौबत भी नहीं आई थी कि वह रहने के लिए अपने मायके चली जाए। अगर कभी जाती भी तो एक दिन के भीतर वापस लौट आती। राधा जी के सेवा भाव को देखकर उनके सास ससुर भी कहते थे, हमारी इतनी सेवा करती है, देखना तेरी बहू भी तेरी भरपूर सेवा करेगी। अपने बड़ों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सोच सोच कर राधा जी की आंखें फिर से भर आई। फिर मन ही मन बोली, न जाने कौन से जन्म में ऐसे बुरे कर्म किए थे जो मेरे नसीब में ऐसे बेटा बहू लिख दिए भगवान ने। लेकिन बच्चों के ऐसे रवैये से अब उनकी सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन ठोस कदम उठाना भी जरूरी था। घर से निकलने से पहले उन्होंने पड़ोसियों को गुड़गांव जाने के बारे में बता दिया था। अपने मन को समझाते हुए वह पति के साथ अपने भाई के घर गुड़गांव आ गई। राधा जी के चारों भाई एक बड़े से घर में एक साथ रहा करते थे। सबके बच्चों की शादियां हो चुकी थी। राधा जी और किशोरी लाल जी के घर में जाते ही भाभियां अपने ननंद को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और घर की बहुएं उनकी आवभगत में लग गई। दीदी, आप इतने समय बाद आई हैं, आपको देखकर आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है। ऐसा कहते हुए उन्होंने सोफे पर बिठाया, लेकिन राधा जी अभी तक अपने विचारों में गुम थी। उन्हें इस तरह परेशान देखकर उनके दूसरे भाई पूछने लगे, क्या हुआ दीदी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम्हारे जीजा जी बीमार रहते हैं ना, तो उनकी सेहत को लेकर ही थोड़ी चिंतित रहती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने बात को टाल दिया। अब सभी परिवार के लोग बातें करने में व्यस्त हो गए। रात को सबने मिलजुल कर भोजन किया। आज बहुत समय बाद राधा जी और किशोरी लाल जी ने सुकून और इत्मीनान के साथ खाना खाया था। सब लोग एक साथ बैठे हुए अपने बचपन की बातों को याद कर करके हंसी मजाक करने लगे। सबके साथ बैठकर राधा जी आज खुलकर हंस रही थी, लेकिन रह रहकर उनके मन को उनकी बहू का व्यवहार कचोटने में लगा हुआ था। बहू की तीखी बातें अंदर ही अंदर उनके दिल पर न जाने कितनी बार वार कर रही थी। रात को आरामदायक बिस्तर पर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते बदलते सारी रात बीत गई। सुबह कहीं जाकर उन्हें थोड़ी सी नींद आई। अगले दिन राघव जी किशोरी लाल जी को लेकर गुड़गांव के एक बहुत बड़े अस्पताल में गए। वहाँ के डॉक्टर से उनकी अच्छी जान पहचान थी, तो नंबर भी तुरंत आ गया। पूरी जांच और टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने उसी दिन से इलाज शुरू कर दिया। 4-5 दिन बीत चुके थे। सब लोग राधा जी और किशोरी लाल जी का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। उधर बेटा बहू जब 5 दिनों के बाद वापस घर लौटे तो देखा घर पर कोई नहीं था। आखिर माँ पिताजी कहाँ चले गए? माधव हैरान होते हुए बोला। तभी तन्वी बोली, अरे और कहाँ जाएंगे, आपके बाबूजी को बाहर की हवा खाने का मन कर रहा होगा, तो माँ जी उन्हें व्हील चेयर पर घुमाने ले गई होगी। तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर तक वापस आ जाएंगे। लेकिन जब काफी देर तक कोई नहीं आया तो माधव के मन में शंकाएं घर करने लगी। कहीं पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई? ऐसा सोचते हुए जब उसने आस पड़ोस में पूछा तो पड़ोसियों ने बताया कि उनके भाई गुड़गांव से अपनी गाड़ी में आए थे और वह दोनों उनके साथ ही चले गए। चलो अच्छा है, कुछ दिनों के लिए उनसे छुटकारा तो मिला। ऐसा सोचते हुए बेटा बहू ने सुकून की सांस ली। अब राधा जी और किशोरी लाल जी को गुड़गांव आए 2 हफ्ते बीत चुके थे और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे ही किशोरी लाल जी की हालत में भी सुधार आने लगा था। अब वह थोड़ा थोड़ा बोलने लगे थे और उनके शरीर के अंग भी थोड़ा काम करने लगे थे। यह देखकर राधा जी को थोड़ी बहुत तसल्ली मिली, परंतु यहाँ रहते हुए राधा जी अंदर ही अंदर घुट रही थी। कभी कभी बैठे हुए आंखों से आंसू बहने लगते
और सोचने लगती, आखिर भाइयों के घर भी कब तक बोझ बनकर रहूंगी। मायूसी भरे चेहरे से सोचने लगी, भाभियां मेरे बारे में क्या सोचेंगी। राघव जी अपनी बहन राधा जी को बड़े करीब से जानते थे। एक दिन उन्हें उदास बैठे देखकर उनके पास आए और उनकी ओर गौर से देखते हुए बोले, राधा, तुम्हारा हंसता खिलता चेहरा कितना मुरझा सा गया है। मुझे मालूम है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अपने भाई को नहीं बताओगी? तभी राधा जी उनके कंधे पर सर रख कर रोने लगी और बोली, क्या बताऊं भाई, मुझ पर क्या बीत रही है। अरे पागल, हम लोग किस लिए हैं, तेरे भाई अभी जिंदा है। राघव जी ने कहा। तो राधा जी ने सारी बात उन्हें कह सुनाई। राधा, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें बताया तक नहीं। इतना पराया समझ लिया था अपने भाइयों को। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे भाई सब कुछ संभाल लेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी बहन को हौसला दिया। फिर राधा जी ने उन्हें अपने घर के कागजात दिखाए। राघव जी का बेटा एक बहुत बड़ा वकील था, इसलिए उन्होंने इस बारे में अपने बेटे के साथ बैठकर विचार विमर्श किया। कुछ दिन और बीते तो माधव और उसकी पत्नी तन्वी मामा जी के घर आ पहुंचे। माधव गुस्से में अपनी माँ से बोला, माँ, आप लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कोई अपने बेटा बहू पर भी केस करता है भला? और ऊपर से घर खाली करने के लिए भी आपने हमारे पास नोटिस भेज दिया। फिर तन्वी बोली, अरे माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं वह तो उनका फर्ज होता है। अब अगर हम अपने बच्चों पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उनके बड़े होने पर हम उन पर केस करके उनसे वह पैसा वापस लेंगे। फिर माधव बोला, माँ, यह कदम उठाकर आपने अच्छा नहीं किया। सारा समाज आप पर थू थू करेगा। फिर राधा जी, जो अभी तक अपने बेटे बहू की बातें सुन रही थी, अचानक चुप्पी तोड़ते हुए बोली, हाँ बेटा, यह बात तो तुमने सही कही। बदनामी तो होगी, लेकिन मेरी नहीं, तुम्हारी बदनामी होगी। तुम शायद यह भूल रही हो कि तुम्हारी माँ होने से पहले मैं एक पत्नी भी हूँ। मुझे अपना फर्ज अच्छे से याद है। अपने बेटे होने का फर्ज तुम तो भूल ही चुके हो। अपने पिता से सब कुछ हथियाने के बाद जब वह बीमार पड़े और उनके इलाज पर पैसा खर्च करने की बात आई तो तुमने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि बुढ़ापे में ऐसी परेशानी तो लगी ही रहती है। और तो और बहू मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करती है, वह भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। इतना कहते कहते राधा जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर तन्वी ने कहा, ठीक है, अगर आप हम पर केस कर सकती हैं तो हम भी शहर का बड़े से बड़ा वकील करेंगे और केस जीत कर दिखाएंगे। ऐसा कहकर वह अपने पति माधव को लेकर चली गई। लेकिन राघव के वकील बेटे का दबदबा इतना था कि माधव और तन्वी का केस लड़ने के लिए शहर का कोई बड़ा वकील तैयार ही नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना केस लड़ने के लिए एक वकील मिला। अदालत में जज साहब ने दोनों पक्षों की बात सुनी और वह सारी घटना सुनने के बाद हैरान रह गए। राघव जी के वकील बेटे ने पूरे विस्तार से जज साहब को बताया कि किस तरह माता पिता ने अपना सब कुछ निछावर करके अपने बेटे को उनके पैरों पर खड़ा किया था और आज उनके साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा था। सारी बात सुनकर जज साहब बोले, आज मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा है कि माता पिता ने अपने बेटे बहू पर इसलिए मुकदमा दायर किया है कि वे बेटे को पढ़ा लिखाकर सेटल करने के बाद भी वे अपने माता पिता की जिम्मेदारी नहीं उठा रही हैं और साथ के साथ बहू के द्वारा उन्हें आए दिन प्रताड़ित भी किया जाता है, जो कि सरासर अमानवीय है। माधव और तन्वी को फटकार लगाते हुए जज साहब ने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या यही दिन देखने के लिए आपके माता पिता ने अपना पेट काट कर आपके भविष्य को उज्जवल बनाया था ताकि आप उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना सकें? आज के इस केस का फैसला आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक बनेगा, क्योंकि जो संतानें माता पिता का उत्पीड़न करती हैं उन पर कभी रहम नहीं किया जा सकता। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया कि बेटा बहू 10 दिन के भीतर अपने माता पिता के मकान को
खाली करेंगे और साथ ही उनके खर्चे के लिए हर महीने उन्हें 20,000 रुपये देंगे। और यदि वह ऐसा नहीं करते, आनाकानी करते हैं, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत का फैसला सुनते ही तन्वी और माधव की हवाइयाँ उड़ गईं। वे तुरंत अपनी माँ और पिताजी के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। आपके साथ रहकर हम आपकी खूब सेवा करेंगे। लेकिन राधा जी और किशोरी लाल जी ने उन्हें माफ़ करने से साफ साफ इनकार कर दिया। राधा जी ने कहा, बेटा, ये गलती हम एक बार कर चुके हैं, हम इसे दोबारा नहीं दोहराएंगे। अब हमारा तुम दोनों पर से विश्वास उठ चुका है, तुम जा सकते हो और यही हमारा अंतिम फैसला है। उधर इस पूरे केस को मीडिया द्वारा कवर किया जा रहा था। सभी लोकल और नेशनल न्यूज़ चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा था और साथ में यह भी बताया जा रहा था कि बेटा बहू अपने माँ बाप के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। तन्वी अपनी सोशल मीडिया वीडियो में तो मशहूर न हो सकी, लेकिन अपनी गलत हरकतों की वजह से पूरे देश में बदनाम ज़रूर हो गई थी। और माधव के पास तो अपने माता पिता को कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।